Hey everyone, as we are doing the history of modern India, we have completed till the chapter that is the revolt of 1857. Now moving towards the next chapter that is the civil uprising against the British rule. And here are given some peasant movements in India. So civil uprising against the British were divided into two parts. We can say that first one is the peasant movements and second one is the tribal movements. So first we would complete the peasant movements. Let's see यहाँ कुछ features देख लेते हैं peasant movements के क्या थे. Fighting directly, they were fighting directly for their own rights. अपने rights अपनी demands के लिए वो खुद लड़ रहे थे. And the time period was 1858 to 1914 and it remained localized. ये जो revolt थे movement थे ये localized ही रहे. ठीक है 1914 तक. उसके बाद कॉजेस क्या थे पीजेंट मूवमेंट्स के. पीजेंट एट्रोसिटीज, पीजेंट्स जो थे बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे बाय द ब्रिटिश. हाई रेंट्स, वो जिस लैंड पर काम करते थे वहाँ का रेंट बढ़ा दिया गया था. इलीगल रेंट, इलीगल लिवाइस, उनको उनके इलीगल तरीके से उनसे रेंट लिया जाता था. देन आर्बिट्रेरी एविक्शन, जब चाहते थे ज़मींदार लैंडलॉर्ड्स वो उनको हटा दिया करते थे उनकी ज़मीन से. अनपेड लेबर्स, बहुत सारे लेबर ऐसे थे जिनको जिनको पे ही नहीं किया जाता था इन ज़मींदारी एरिया. हैवी लैंड रेवेन्यू जो था जिस ज़मीन पर वो काम करते थे वहाँ का वो काफ़ी ज़्यादा, उसका जो रेवेन्यू था वो काफ़ी हैवी था. सेकेंड इम्पोर्टेंट कॉज वॉज मैसिव लॉसेस फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज. अब क्या करते थे ब्रिटिश की पॉलिसी जो थी उसने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को बिल्कुल ही डैमेज कर दिया था. वो क्या करते थे, दे दे परचेस्ड एट लो कॉस्ट एंड एक्सपोर्ट दी आइटम्स एट दी हायर कॉस्ट, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था. सो इससे क्या हो रहा था, जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वहाँ का जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट था और स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उनका काफ़ी सारा नुकसान हो रहा था. थर्ड वन इज अनफेवरेबल पॉलिसीज. पॉलिसीज जो थी ना वो सारी बहुत अनफेवरेबल थी. इकोनॉमिक पॉलिसीज थी कुछ. अब इकोनॉमिक पॉलिसीज दो तरीके से थी. एक तो प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड मनी लैंडर्स. जो ब्रिटिश थे ना वो लैंडलॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करते थे क्योंकि वो मनी लैंडर से मिले हुए थे. अब जब मनी लैंडर्स से वो साथ में मिलके तब साथ मिलेंगे तभी तो पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन कर पाएंगे. और दूसरा था एक्सप्लॉयटेड पीजेंट्स. इससे क्या होता था, जो पीजेंट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयट होते थे फ्रॉम दी मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स एंड ब्रिटिश ऑल्सो. ठीक है, तो वी कैन से दैट लैंडलॉर्ड्स और मनी लैंडर्स जो ये जो दोनों थे ना, दीज टू वर दी एजेंट्स ऑफ द ब्रिटिश, ऐसा कह सकते हैं तो कुछ गलत नहीं होगा. नेक्स्ट इज राइज ऑफ पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन. धीरे धीरे करके पीजेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन बननी शुरू हुई बिटवीन 1920 टू 1940. 1920 से लेके 1940 तक पीजेंट्स की ऑर्गेनाइजेशन बनी. पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशन अरोज. ठीक है, काफ़ी बढ़ गया ये. उसके बाद फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी पीजेंट्स की दैट वाज बिहार प्रोविंशियल किसान सभा. बिहार प्रोविंशियल किसान सभा इन 1929. ठीक है, ये क्वेश्चन में आ सकता है. एंड सेकेंड वन वॉज दी ऑल इंडिया किसान सभा. दूसरी जो थी वो थी ऑल इंडिया किसान सभा दैट वाज फॉर्म्ड इन 1936. तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पीसीएस में कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा कब बनी, ऑल इंडिया किसान सभा कब बनी, बिकॉज दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द डेट्स ना. पीसीएस में डेट्स भी पूछ लेते हैं. ऑल इंडिया किसान सभा, अब जो ऑल इंडिया किसान सभा थी ये कब बनी थी, अब ये यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. ऑल इंडिया किसान सभा जो हुई थी ना, फॉर्म हुई थी, ये लखनऊ सेशन में फॉर्म हुई थी. ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ सेशन चल रहा था, उसके अंदर ये ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म हुई थी. और इसके जो प्रेसिडेंट थे, लखनऊ सेशन के नहीं, ऑल इंडिया किसान सभा के जो प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट वो कौन थे, सहज आनंद. ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा वाज सहज आनंद. सो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको आप अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा. जो इशू था किसान सभा का वो क्या था, दी मैनिफेस्टो वॉज क्या, डिमांडेड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी. जमींदारी का अबॉलिशन कर दिया जाए, मतलब कि वहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो मनी लैंडर्स हैं, जो एक्सप्लॉइट करते हैं पीजेंट्स को, वो चीज़ ख़त्म कर दी जाए. एंड ऑक्यूपाई राइट्स फॉर ऑल टेनेंट्स. और जो कि वहाँ टेनेंट्स जो वहाँ ज़मीन पर काम करते हैं उनके राइट्स जो हैं वो ऑक्यूपाई कर दिए जाए, मतलब उनके राइट्स उनको दे दिए जाए वेज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस. और जो बाय डिक्रीजिंग दी और टैक्सेस
ओके, और जो हाई लैंड रेवेन्यू है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए। तो इसी तरीके से ऑक्यूपाई राइट्स फॉर ऑल टेनेंट्स। अब आ जाते हैं फर्स्ट मूवमेंट, दैट इज इंडिगो मूवमेंट। अब ये प्री गांधीयन फेज है, ठीक है, अभी गांधी जी की एंट्री नहीं हुई है, ये प्री गांधीयन फेज चल रहा है, इंडिगो रिबेलियन, ठीक है। फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट्स was the Indigo Rebellion. Indigo Rebellion was one of the peasants movement. अभी इसका क्या था, ये कब हुआ था, सबसे पहले तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? It was started from the Bengal. कब हुआ था? 1859 to 62, ठीक है। इस अब क्या था, ये यूरोपियन प्लांटर्स जो थे वो पीजेंट्स टू प्लांट इंडिगो इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। जो यूरोपियन प्लांटर्स थे ना, वो ये बोलते थे कि इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, मतलब खाने पीने की चीज़ों को की फर्टिलाइज कल्टीवेशन करने के बजाय आप इंडिगो का कल्टीवेशन करें। अब इंडिगो का कल्टीवेशन करवाते थे, ये क्यों? बिकॉज इंडिगो वॉज प्रॉफिटेबल, ठीक है, इंडिगो जो था वो प्रॉफिटेबल था। अब फार्मर्स डिस्कंटेंट ग्रोइंग इंडिगो बिकॉज फार्मर इससे एग्री क्यों नहीं थे? फार्मर्स वाज डिसएग्री विद दिस। क्यों क्यों इस फार्मर्स को ये पसंद क्यों नहीं था? बिकॉज ऑफ लो प्राइसेस। पहली बात तो इसके प्राइसेस बहुत लो थे कि अगर आप इंडिगो कल्टीवेट करोगे तो बहुत कम प्राइसेस में दिए जाएंगे। दूसरा था नॉट नॉट ल्यूक्रेटिव, मतलब कि ये प्रॉफिटेबल नहीं था। नॉट इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द फार्मर्स। ब्रिटिश के लिए तो ये बहुत प्रॉफिटेबल था क्योंकि वो सस्ते मतलब कि कम पैसों में काम करवा रहे थे ना, दे गेट देयर वर्क डन विद द लोअर प्राइसेस, तो उनके लिए तो ये प्रॉफिटेबल था। बट इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द पीजेंट्स, और फार्मर्स के लिए नहीं था। डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ, दिस इज द मेन प्रॉब्लम, कि अगर आप किसी जमीन पर इंडिगो, इफ यू आर कल्टिवेटिंग इंडिगो, तो क्या होता है ना कि उस सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है ना वो डिक्रीज हो जाती है। कैसे डिक्रीज हो जाती है? बिकॉज इंडिगो जो होता है ना, इंडिगो डिस्ट्रॉयज द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, वो सॉइल की टॉप लेयर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से सॉइल फर्टाइल नहीं रह पाती है। So this were the discontent why farmers was not agree with the indigo plantation. आगे चलते हैं। अब सपोर्ट किस किसने किया था ये इंडिगो प्लांटेशन? सपोर्टेड बाय द प्रेस एंड मिशनरीज, ठीक है। हरीश चंद्र मुखर्जी ने सपोर्ट किया था और इन्होंने लिखा था प्लाइट ऑफ पीजेंट्स बंगाल, ठीक है। ये किस में लिखा था इन्होंने? द हिंदू पैट्रियट, ठीक है। ये हिंदू पैट्रियट था जिसमें इन्होंने लिखा था प्लाइट ऑफ पीजेंट्स बंगाल। ये क्वेश्चन आ सकता है। दिस वाज रिटन बाय हरीश चंद्र मुखर्जी। सेकंड वाज दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा ने एक प्ले किया था, दैट वाज द नील दर्पण। तो नील दर्पण में क्या किया था? डिपिक्टेड ट्रीटमेंट इंडियन पीजेंट्री, ठीक है, इंडिया के जो पीजेंट्स थे उनको डिपिक्ट किया था। उसके बाद प्ले हैज बैन। प्ले जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू बैन कर दिया गया था। जैसे कि आजकल की लाइफ में बहुत फॉर्मल है, बहुत ही नॉर्मल है, सॉरी, बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे कंट्री की बुराइयां या लूप होल्स वगैरह को दिखाते हैं तो उसको ब्रॉडकास्ट नहीं होने दिया जाता है एट अ सर्टेन पॉइंट, है ना। तो वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये प्ले बैन कर दिया था बिकॉज इट क्रिएट्स दिस इमोशंस, ठीक है, बिकॉज इट क्रिएट्स दी एंगर, यू कैन से। ये गुस्सा पैदा कर रहा था लोगों में, है ना। जो कि कोई भी चीज़ प्ले के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ आती है तो लोगों के अंदर एक फीलिंग डेवलप हो रही थी दैट वी आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड इन फार्मर्स एंड पीजेंट्स आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, तो इसलिए ये बैन कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन एज इट इज, गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंडिगो कमीशन। गवर्नमेंट ने इंडिगो कमीशन अपॉइंट किया इन नवंबर 1860। इट वाज इलीगल टू फोर्स द रियोट्स टू कल्टीवेट द इंडिगो। अब इसमें इनकी जीत हो जाती है बिकॉज इन एक बॉडी बनती है, दैट वाज द इंडिगो कमीशन इन 1860। वो कह देती है कि ये इलीगल होगा अगर आप किसी भी फार्मर को फोर्स करेंगे टू कल्टीवेट इंडिगो, ठीक है। और यहाँ विक्ट्री हो जाती है पीसेंट्स की। सो ये समझ आ गया। दैट्स ऑल अबाउट द इंडिगो मूवमेंट। नेक्स्ट रिवॉल्ट इज पबना मूवमेंट, दैट इज फ्रॉम 1870s to 80s, ठीक है। अब ये कहाँ से शुरू हुआ था? डेट वाज स्टार्टेड फ्रॉम द ईस्टर्न बंगाल लेड बाय ईशान चंद्र रॉय। ही वाज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट, ईशान चंद्र रॉय। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हु वाज द लीडर ऑफ द पबना मूवमेंट एंड स्प्रेड? यूसुफ शाही परगन। ये एक जगह है, यूसुफ शाही परगना, वेयर इन
पटना, ये पटना में एक जगह है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, यहाँ ये स्प्रेड हुआ था, ठीक है। व्हाट अच्छा, ये किसके अगेंस्ट था? अब जितने भी सारे रिवोल्ट्स थे सारे ब्रिटिश के अगेंस्ट ही थे, और कुछ लैंडलॉर्ड्स वगैरह थे जो कि एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस जो वहाँ पे लोकल लैंडलॉर्ड्स थे वो कर रहे थे, उनके अगेंस्ट था। तो इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट पीजेंट्स अपराइजिंग, पबना मूवमेंट, ठीक है। दैट इज इम्पॉर्टेंट, इससे यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछता है, यूपीपीसीएस में भी आता है, एंड इट इज सिग्निफिकेंट फॉर ROAR ऑल्सो। तो देखते हैं, एंड इट इज फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री, तो दैट्स द इम्पॉर्टेंट movement, and it was against the exploitative practices of local landlords. One of the largest and most significant peasants uprising, ये हमने देख लिया। की पॉइंट्स क्या थे अब इसके, की व्हाट वर द की पॉइंट्स? चार्ज्ड एग्जॉर्बिटेंट रेंट्स, बहुत ज़्यादा रेंट्स जो था ना ये चार्ज करते थे, किस पर? पीजेंट्स पर। इंटरेस्ट रेट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे। टैक्सेस ऑन मुस्लिम पीजेंट, स्पेशली जो मुस्लिम पीजेंट्स थे ना वहाँ के, उन पर टैक्सेस, हाई टैक्सेस थे, ठीक है। रिवोल्ट लेड बाय मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स, अब जब जिनके ऊपर ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा वहीं से एग्रेशन शुरू होगा ना, तो इट वाज स्टार्टेड लेड बाय मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स एंड विलेज लीडर्स, ठीक है। वायलेंट क्लैशेस बिटवीन पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, लैंडलॉर्ड्स के बीच में और पीजेंट्स के बीच में वायलेंट क्लैशेस हुए थे। ब्रिटिश क्रश्ड द रिवोल्ट बाय, ब्रिटिश ने ये रिवोल्ट क्रश कर दिया था बाय मिलिट्री फोर्सेस, अरेस्ट, इम्पोजिशन ऑफ न्यू लॉज, ठीक है। 3 चीज़ों से उन्होंने ये रिवोल्ट क्रश कर दिया था। अपराइजिंग फेल्ड टू अचीव इट्स गोल, अनफॉर्चुनेटली ये अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाए। डिस्पाइट इट्स फेलियर, ये फेल तो हुआ लेकिन रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट मूवमेंट इन द हिस्ट्री, एक सिग्निफिकेंट मूवमेंट रहा इन द हिस्ट्री। लाइक द रिवोल्ट ऑफ 1857, इट वाज द फेलियर बट इट वाज आल्सो द सिग्निफिकेंट रिवोल्ट एंड गिव्स इंस्पिरेशन टू द फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो वही उसके बाद ही तो ये सारे रिवोल्ट शुरू हुए कि भाई एक इंस्पिरेशन मिल गई कि हम भी, वी कैन ऑल्सो रेज आवर वॉइस अगेंस्ट द exploitation, against the harsh and cruel rules of the British, ठीक है। अब क्या है, despite its failure it remains a significant moment in the history of peasants movement in South Asia, का था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मूवमेंट दैट इज द कूका मूवमेंट। तो कूका मूवमेंट क्या था? कूका मूवमेंट वाज अगेंस्ट न्यू ब्रिटिश रूल, ठीक है। इट वाज started from where? It was started from Punjab. So based on political and religious angles, इसके political angles भी थे और religious angles भी थे। नामधारी कूका, इसका नाम कैसे पड़ा? एक वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक ग्रुप था यू कैन से, उसको बोलते थे कूका। एंड इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम विच रूलर, इट वाज फ्रॉम विच लीडर? इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम बाबा राम सिंह, ठीक है। बाबा राम सिंह वाज स्टार्टेड द कूका मूवमेंट। इट वाज अगेंस्ट द न्यू ब्रिटिश रूल, जो ब्रिटिश रूल था उसके अगेंस्ट था, ये पंजाब में था, और ये स्टार्ट किसने किया था? बाबा राम सिंह ने। अब गोल्स क्या थे इसके? रिस्टोर सिख रूल इन पंजाब। अब जब ब्रिटिश पंजाब तक पहुंच गए तो उन्होंने वहां पे भी अपना रूल शुरू कर दिया, तो वहां पे उससे पहले सिख का रूल कर रहे थे। तो गोल्स क्या थे सिख के? रिस्टोर सिख रूल इन पंजाब एंड आउस्ट दी फॉरेन पावर्स, ठीक है। फॉरेन पावर्स को निकाल दो यहाँ से, मतलब ये जितने भी ब्रिटिश हैं इनको भगाओ यहाँ से। तो ये बॉयकॉट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करते थे, ब्रिटिश एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन का बॉयकॉट करते थे, एंड लॉज मेड बाय ब्रिटिश, ये सब उनका बॉयकॉट करते थे, ठीक है। एक्शंस क्या थे? अब ये ऐसा ही नहीं कि इट वाज नॉट ओनली फॉर द नेम सेक, देयर वर एक्शंस इन्वॉल्वड आल्सो। सो एक्शन क्या थे? वॉर ओनली हैंड वोवन वाइट क्लोथिंग, हाथ से बने हुए वाइट कपड़े पहना करते थे सिर्फ, ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते थे। बॉयकॉट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, एजुकेशन एंड लॉस, ठीक है। ये भी सप्रेस कर दिया गया था अनफॉर्चुनेटली इन 1872, इट वाज सप्रेस्ड। सो कैप्चर्ड, बाबा राम सिंह was captured and deported to रंगून, उनको रंगून भेज दिया गया कैप्चर करके। ब्लोइंग 65 कुकास विद कैनन्स, तोप से मतलब 65 कुकास को उड़ा दिया गया, हटा दिया गया, मतलब दे डाइड,
ठीक है, उनको मार दिया गया, दे वर किल्ड, 65 हुकास वर किल्ड। राम सिंह जो थे उनको अंडमान भेज दिया गया फॉर द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब उम्र कैद के तौर पर उनको अंडमान भेज दिया गया राम सिंह को। सो सप्रेशन वाज लाइक दिस। नेक्स्ट, moving towards the Wahhabi movement, that is one of the significant movements against the British rule by the peasants of the country. So Wahhabi rule के कितने causes थे? There was social causes, religious causes and political causes also. So देखते हैं इसको। It was started from Patna, बिहार। ठीक है, ये बिहार से शुरू हुआ था। बिगिन अर्ली 1820s। ये रिवोल्ट ऑफ 1857 से भी पहले से शुरू हो गया था। सो सोशल क्या थे, सोशल इनके इंटेंशंस क्या थे, सोशल इंटेंशंस, सोशल कॉजेज, सोशल पॉइंट्स क्या थे? एंड अन इस्लामिक सोशल कस्टम्स, जो अन इस्लामिक सोशल कस्टम सोसाइटी में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं उनका एंड करना। अब व्हाट वर द अन इस्लामिक कस्टम्स? पर्दा सिस्टम, कैरिंग एम्यूलेट्स, सो अनयूजुअल, मतलब हाथ में एम्यूलेट्स, मतलब वही हाथ में होती ना एक, क्या बोलते हैं उसको, माला टाइप, तो उसको लेना, और पर्दा सिस्टम, ये लोग उसको अनयूजुअल देखते थे। प्रोमोट इस्लामिक ड्रेस कोड, अपना एक ड्रेस कोड इन्होंने प्रमोट किया था, वेयरिंग बोथ मेन एंड विमेन, जो कि आदमियों के लिए भी था और औरतों के लिए भी था। ऐसा नहीं कि सिर्फ विमेन के लिए था, मेंस के लिए नहीं था, मेन के लिए भी था। अब वो ड्रेस कोड क्या था? लूज एंड लॉन्ग। ठीक है, दैट वाज लूज, मतलब आपके बॉडी पार्ट्स शुड नॉट बी एक्सपोज्ड, उसमें नहीं दिखने चाहिए। कवर द होल बॉडी एक्सेप्ट फेस एंड हेड, आपका फेस और आपका हाथ दिखने चाहिए, बाकी द पोस्चर ऑफ योर बॉडी शुड नॉट बी एक्सपोज्ड, आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट एक्सपोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनका ये लूज एंड लॉन्ग क्लॉथ। नेक्स्ट इज रिलीजियस कॉज, प्यूरिफाई इस्लाम फ्रॉम इनएप्रोप्रिएट इनोवेशन, इस्लाम को प्यूरिफाई करना था इनका मेन मोटिव। फ्रॉम विच? फ्रॉम इनएप्रोप्रिएट इनोवेशन, जो इधर उधर की बेकार की चीज़ें हो रही थी, जैसे कि एंड बैक टू द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम एज इन कुरान, और बिल्कुल उसी टीचिंग पे जैसे इस्लाम को कुरान में बताया गया है वैसे, एंड द ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, जैसा कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है, उनकी टीचिंग्स पर जाना और कुरान की टीचिंग्स को फॉलो करना, इस्लाम को प्योरीफाई करना, जो नई नई तरीके की इनोवेशंस हो रही थी इस्लाम में, टू एंड द वर्ल्ड। अब वो इन अप्रोप्रिएट इनोवेशंस थी क्या? polytheism, shirk. Polytheism is taken as shirk in Islam. Means if you are worshipping of saints like होते हैं, जैसे इन हिंदू रिलीजन देर इज साधु एंड ऑल, तो वैसे ही मुस्लिम रिलीजन में होते हैं ना, तो कुछ जो अपने आप को बहुत, दैट वी आर दी, ठीक है, अपने आप को थोड़ा सा क्या क्लोजर टू गॉड बोलते हैं, और फिर अपनी पूजा करवाते हैं एक तरीके से। एंड दी ग्रेव्स, ग्रेव्स लाइक मज़ारें होती हैं इस्लाम में, तो उनको कब्र पूजा करनी है एक तरीके से। तो ये इसको वर्शिप को एंड करना चाहते थे, इन चीज़ों को, ये मानते थे कि ये बेकार की चीज़ें, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज दे बिलीव इन मोनोथिज्म, मतलब कि गॉड सिर्फ एक ही है, दैट इज़ अल्लाह, एंड ही इज़ अलाइव, और बाकी ये जो ग्रेव्स में है जिनकी पूजा करते हैं लोग दरगाह मज़ारों पर जाके, दैट इज़ द इनएप्रोप्रिएट थिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रोमोट इस्लामिक, अच्छा ये सोशल का रहा इधर। promote Islamic ideals of simplicity and pity, criticize lavish, जो lavish lifestyle है ना बहुत ज़्यादा, उसको ये थोड़ा सा criticize करते थे, simplicity पर believe करते थे। ठीक है, nothing wrong in this। political causes क्या था? challenges British colonial rule, ब्रिटिश का colonial rule challenge किया था। एम क्या था? create a society governed by the Islamic laws। ठीक है, ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पर इस्लामिक लॉस चले। ठीक, so movements leader actively participated in the political activities। ठीक है, it lacked of centralized organizational structure। why it lacked of centralized organization? क्योंकि इनके ना अंदर ही इंटरनल डिवीजन था, इंटरनल डिवीजन था। कुछ लोग इनकी बताई हुई चीज़ों को मानते थे, कुछ लोग नहीं मानते थे, कुछ लोग प्रीस्ट एंड ऑल इन पर भरोसा करते थे, और ग्रेव कब्र पूजा वगैरह जो होती थी उन चीज़ों को मानते थे। तो इनके अंदर एक इंटरनल डिवीजन था जिसने इनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को वीक कर दिया।
ठीक है, जब कोई चीज़ अंदर से खोखली होगी तो फिर उसका डोमिनियन कैसे हो पाएगा? दैट्स व्हाई रोल ऑफ भाभी क्या था, मेड सिंपल वर्शिप, इन्होंने वर्शिप को बड़ा सिंपल कर दिया, दैट नो वन इज नीडेड टू कनेक्ट विद गॉड, गॉड इज वन एंड यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद दैट। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद हिम। ऐसा नहीं है आपको किसी मीडिएटर की, किसी प्रीस्ट की या कहीं मज़ारों पर जाने की ज़रूरत नहीं है गॉड से कनेक्ट करने के लिए। इट मेक्स वर्शिप वेरी सिंपल। प्योर रूल्स थे इनके, गुड गुड बिहेवियर। ठीक है, अच्छा सबके साथ अच्छा बिहेव करने करने ये सब था। और इनके सोशल इवल्स जो थे प्रैक्टिस हो रहे थे, लाइक एम्यूलेट्स वगैरह। एम्यूलेट्स मतलब कैन से इवल आई, जैसे होता है ना कि और क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में कुछ बोलते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज द एमुलेट्स। तावीज़ बोलते हैं आई थिंक। हाँ, तो उन सब ये सब इन चीज़ों को बड़ा ही इनएप्रोप्रिएट मानते थे कि ये कुछ नहीं होता है, ये सब चीज़ें बेकार की हैं और यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद गॉड। आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हु इज़ अलाइव यू कैन कनेक्ट विद हिम। आगे चलते हैं, इसका सप्रेशन देखते हैं। ब्रिटिश व्यूड एज थ्रेट टू देयर कॉलोनियल हेगेमनी। ब्रिटिश, अब ब्रिटिश की हेजेमनी थी। ठीक है, अब इसको हेजेमनी या हेगेमनी जो भी बोलते हैं, ब्रिटिश की हेजेमनी थी। हम तो उसको क्लास 11th में हेजेमनी ही बोलते थे। तो हेजेमनी मतलब एक सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश का डोमिनियन था उस टाइम पर। तो वो एक थ्रेट लगा, वहाबी मूवमेंट वाज द थ्रेट टू देयर कॉलोनियल, क्योंकि इनके जो आइडियाज थे दैट वाज वेरी सिंपल, है ना, वेरी अंडरस्टैंडेबल। हर कोई उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। बहुत ज़्यादा सिंपल थी, उसमें कुछ ऐसा था नहीं कि कहीं अबव द बेल्ट जाकर उसमें कुछ करना पड़े। तो ये थ्रेट समझते थे वाबी मूवमेंट को अपनी कॉलोनियल हेगेमनी एंड सॉ इट एज अ पोटेंशियल सोर्स। इनको लगता था कि वाबी मूवमेंट की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कुछ बात है उनमें, तो उनको पोटेंशियल सोर्स, तो इसलिए उन्होंने उसको सप्रेस किया। नोटेबल इवेंट्स जो थे इसको सप्रेस करने के, बैटल ऑफ बालाकोट, बालाकोट की बैटल थी इन 1831। इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये किसने स्टार्ट की थी, हु स्टार्टेड दी बालाकोट बैटल? दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम सैयद अहमद। ठीक है, ही वाज फ्रॉम रायबरेली। तो इन्होंने कई हद तक ही इस्टेब्लिश्ड फोर्टिफाइड स्ट्रॉन्ग होल्ड इन बालाकोट। तो सैयद अहमद का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था बालाकोट में, प्रेजेंट डे वो पाकिस्तान में है अभी बालाकोट। तो ब्रिटिश जब इन देखा कि बालाकोट में सैयद अहमद का, जो कि रायबरेली से हैं, उनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो ब्रिटिश ने क्या किया, एक मिलिट्री एक्सपेडिशन लॉन्च किया वहाँ के लिए अगेंस्ट बालाकोट। उसका रिजल्ट क्या था, डिफीट ऑफ वहाबी फोर्सेस। वहाबी फोर्सेस जो थी उनका डिफीट हो गया एंड डेथ ऑफ सैयद अहमद। सैयद अहमद खान बस डाइड। ठीक है, इसका सप्रेशन हो गया। कंक्लूजन क्या था, वाबी मेड गुड कंट्रीब्यूशन। वाबी मूवमेंट ने एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया था, लाइक रिन्यूइंग द स्टडी ऑफ इस्लामिक बेसिक, जो बेसिक्स थे इस्लामिक के उसको रिन्यू कर दिया, हाईलाइटिंग इस्लामिक प्रिंसिपल्स, जो एक्चुअल में इस्लामिक प्रिंसिपल्स विच आर मेंशन्ड इन द कुरान एंड व्हाट वर द टीचिंग्स ऑफ द मोहम्मद, उसको हाईलाइट किया। एंड इंस्पायरिंग मुस्लिम रिफॉर्म को इंस्पायर किया कि भाई आप पुरानी चीज़ों से, इन एप्रोप्रिएट चीज़ों से आप बाहर निकले और सही मायनों में समझें दैट व्हाट इज इस्लाम। चलिए, नेक्स्ट इज मोपला रिबेलियन, दैट वाज इन 1921। ठीक है, और इसको मालाबार रिबेलियन भी कहा जाता है। भी किसके थ्रू स्टार्ट किया था, वरियम कुन्नात के हाजी। ठीक है, अब इनका नेम आधा अलग है आधा अलग है, तो देखिए पीके हाजी, ऐसे लर्न कर सकते हैं हम। ये मालाबार रिबेलियन भी कहा जाता है इसको। इट वॉज अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट था एंड लोकल फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, जो वहाँ के लोकल लैंडलॉर्ड्स थे जो ब्रिटिश ने हायर कर रखे थे एक्सप्लॉइट करने के लिए पीजेंट्स को, उनके अगेंस्ट था इन द मालाबार रीजन। ठीक है, मोपलास कौन थे, वर द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी इन मालाबार। मालाबार में लार्जेस्ट और फास्टेस्ट जो बढ़ रही थी कम्युनिटी वो थी मोपलास। ठीक है, कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट, ब्रिटिश इंट्रोड्यूस न्यू टेनेंसी लॉज। ब्रिटिश ने न्यू टेनेंसी लॉज वहां पे सॉरी,
ब्रिटिश ने वहाँ पे न्यू टेनेंसी लॉज इंट्रोड्यूस किए। अब जो नए लॉज थे, दे आर डिप्राइव द पीजेंट्स ऑफ ऑल गारंटीड राइट्स टू लैंड। जो मतलब कि जो नए लॉ उन्होंने बनाए थे, ब्रिटिश ने बनाए थे, वो पीजेंट्स के पूरे राइट उनको दे ही नहीं रहे थे। दे आर डिप्राइव, डिप्राइव मतलब कमी होना। तो उनमें पीजेंट्स के राइट्स की बात की नहीं गई थी, गारंटीड राइट्स पीजेंट्स को दिए ही नहीं थे लैंड पर, ठीक है। हाई रेंट्स, राइट्स वर वेरी हाई, सब्जेक्टेड टू वायलेंस एंड एब्यूज। और जो पीजेंट्स थे वर सब्जेक्टेड टू वायलेंस एंड एब्यूज, उन पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था फिजिकली भी, ठीक है। मोपलास मोबिलाइजेशन स्पार्क बाय, अब इसका मोबिलाइजेशन जो मोपलास का हुआ, ये कब से हुआ? खिलाफत एंड नॉन, जब नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट्स आए ना, तो उसने एक स्पार्क दिया मोपला को भी, ठीक है। prominent leaders who supported the Mopla revolt, that was the Mahatma Gandhi, Shaukat Ali, Maulana Abul Kalam Azad. These were the prominent leaders who supported the Mopla rebellion. अब आप क्वेश्चन आ सकता है, which leader supported the Mopla rebellion, which freedom fighter supported the Mopla rebellion? अब who was the leader? तो लीडर तो ये रहा, बट हु सपोर्टेड, विच फ्रीडम फाइटर सपोर्टेड, तो उसमें इनमें से किसी एक का नाम दे देंगे या कुछ भी दे देंगे क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब एक चीज देख लेते हैं, जब ये मोपला रिबेलियन हुआ था, तो उस टाइम चल रहा था जो वाइसरॉय हुआ करते थे, ठीक है। गवर्नर जनरल, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फिर गवर्नर, फिर उससे वाइसरॉय, तो वाइसरॉय चल रहे थे। तो वाइसरॉय कौन थे ड्यूरिंग मोपला? ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं, हु वाज वाइसरॉय व्हेन देयर वाज द मोपला रिबेलियन, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ड्यूरिंग मोपला रिबेलियन who was the viceroy of India? तो Lord Reading was the viceroy of India. So suppression, unfortunately ये भी suppress हो गया। British established Malabar special force to crush, ठीक है। स्पेशल फोर्स हायर की ब्रिटिश ने मोपला को क्रश करने के लिए। सप्रेशन लेड टू वेगन ट्रेजेडी, अब सप्रेशन जो था वो किस तरीके से किया गया था, वहाँ पे एक ट्रेजेडी होगी, दैट वाज द वेगन ट्रेजेडी। अब वेगन ट्रेजेडी क्या थी कि जो 67 मोपला प्रिजनर्स थे ना, जो कैदी थे 67 मोपला प्रिजनर्स, वर किल्ड बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश के थ्रू मार दिए गए, वाइल ट्रांसपोर्टेड टू सेंट्रल प्रिजन इन ओडानूर करके कुछ एक जगह है वहाँ। तो अब इसमें ये ट्रांसपोर्ट किए जा रहे थे सेंट्रल प्रिजन से सेंट्रल प्रिजन में इन पोडानोर, ठीक है। बिकॉज अब ये मरे क्यों 67 मोपलास? जस्ट बिकॉज ऑफ सफोकेशन की वजह से इनकी मौत होगी। इट वॉज द बिगेस्ट राइट्स इन केरला, केरला का बिगेस्ट राइट, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द मोपला रिबेलियन। वी हैव रेड ऑल द पीजेंट्स मूवमेंट्स, ठीक है। हमने सारे पीजेंट्स मूवमेंट्स कंप्लीट कर लिए। अब सोशल एंड सिविल अपराइजिंग पढ़ लेते हैं ना, अगेंस्ट द ब्रिटिश। और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, पहले तो पीजेंट मूवमेंट्स, ठीक है, एंड सेकंड वन इज ट्राइबल मूवमेंट्स। तो अभी तक हमने ट्राइबल मूवमेंट्स, पीजेंट मूवमेंट्स कर लिए। नेक्स्ट, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी कवरिंग द ट्राइबल मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉज, ठीक है। दिस इज a very significant topic for your prelims perspective, because prelims में इनके लीडर्स के नाम, इनकी जगहों के नाम, when it was started, ये सब PCS में पूछ लिया जाएगा। So these are quite important for the PCS examination. Thanks for watching. If you like the video, then like it, and if you don't, please feel free to give your feedback.